मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम पिछले अध्याय में 7वां लेसन चल रहा था, उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसमें पढ़ चुके थे। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है रेनेसां। 19वीं शताब्दी की इतिहास का होगा रेनेसां, जिसका शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म और हिंदी में पुनर्जागरण होता है। शब्द का प्रयोग किया है जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तन को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेस्ट विश्वविद्यालय के इतिहासकार जेकब बर्कहार्ट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया है। वह जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन राके के विद्यार्थी थे। राके ने यह बताया कि इस इतिहासकार का पहला उद्देश्य यह होता है कि वह राज्य और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों, कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करें। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही है, उतना ही संस्कृति से जितना राजनीति से। मध्यकालीन मध्यकालीन समय के दौरान हमारे इतिहासकारों ने जो भी पुरानी चीजें बताई थी, ज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में, समाज के बारे में, उन सभी में कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ समस्याएं थी, कुछ कठिनाइयां थी जो हमारे मानव समाज को गर्त की ओर ले जा रही थी। और उसी गर्त से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान लोग आगे आए जिन्होंने रेनेसां शब्द का प्रयोग किया, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जागरण या पुनर्जन्म, जो समाज और धर्म में आधुनिक तरीके से क्रांति लाना चाहते थे। जो भी समाज या धर्म में बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करना चाहते थे। इसी में से एक विद्वान का नाम आया है जेकब बर्कहार्ट। इन्होंने इसके बारे में बहुत अधिक बल दिया है, बहुत कुछ रेनेसां पुनर्जागरण के बारे में बताया है। और इन्होंने ये जो थे स्विट्जरलैंड के ब्रेस्ट विश्वविद्यालय के इतिहासकार थे। इनके गुरु का नाम था लियोपोल्ड वॉन राके। राके भी इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ बताना चाहते थे, लेकिन उनका ज्ञान बहुत कुछ सीमा तक लिमिट में था, सीमित में था। और बर्कहार्ट अपने गुरु के जो विचार थे, उन विचारों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने विचार अपने गुरु के विचारों से बहुत ज्यादा आगे ले जाकर के लोगों के सामने प्रस्तुत किए। 1860 में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। बर्कहार्ट की रचना का नाम है। इसमें इन्होंने बहुत कुछ जानकारी दी है, जैसे कि इसमें उन्होंने अपने पाठ को ज्ञान, साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला की ओर आकर्षित किया और बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने यह लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ हो। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। बर्कहार्ट अपने विचारों को प्रस्तुत करें उससे पहले उन्होंने बताया कि मध्यकालीन जो समाज था, मध्यकालीन जो मानव समूह था, उस पर धर्म जो खासतौर से ईसाई धर्म था, उसका बहुत ज्यादा नियंत्रण बना हुआ था लोगों पर। वह चर्च या ईसाई धर्म जो कुछ बताता था, वही बात सही मानी जाती थी, चाहे वो गलत ही क्यों न बताए। इन सारे क्षेत्रों में इन सारे विचारों को गलत साबित करने की कोशिश की बर्कहार्ट ने। और उन्होंने बताया कि इस रेनेसां के जरिए उन्होंने साहित्य, कला, वास्तुकला, चित्रकला, इन सभी की ओर उन्होंने मानव का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। और इनके विचारों से प्रभावित होकर के एक नई संस्कृति के विकास होने लगा, जिसका नाम मानवतावादी संस्कृति। उन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि व्यक्ति को अपने निर्णय खुद अपने ज्ञान और तर्क के आधार पर लेने चाहिए। अगला दूसरा टॉपिक हमारा आ रहा है इटली के नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र का विनाश हो गया था। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। अब जब ये मध्यकालीन समय में जब चर्च का नियंत्रण ज्यादा घातक सिद्ध होने लगा, तो धीरे धीरे कई प्रकार के जो साम्राज्य थे कई क्षेत्रों में वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे, पतन की ओर जाने लगे। इसी में से एक था रोम। यहाँ पर भी अब जो शासन था वो धीरे धीरे समाप्त हो चुका था, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई एकीकृत सरकार वगैरह नहीं बनी थी। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती समुद्र के कारण नया रूप ले रहे थे। लातिन चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम इस्लाम की एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और अनेक लोगों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। यूरोप में धीरे धीरे बहुत सारे
वजह से जिसकी वजह से साम्राज्य का पतन हो रहा था और एक नए समाज का निर्माण हो रहा था जिसका नाम है बाइजेंटाइन। यहाँ पर इस बाइजेंटाइन नगर में जो शासन था वो भी बहुत कुछ बदल चुका था। अपने मध्यकालीन जो ईसाई धर्म या चर्च के धर्म के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप सही चाहे गलत हो, जो थोपे जा रहे थे जनता पर जबरदस्ती, उनसे प्रभावित होते थे। इसी दिशा में एक देश का नाम हो रहा है जिसका नाम इटली, एक कमजोर देश था। वो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप को, इस प्रकार गलत नीतियों के कारण वो अनेक टुकड़ों में बढ़ चुका था। लेकिन इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में इटली की काफी कुछ हद तक मदद की। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। अब जब रोम में, इटली में जब नए नए प्रकार से संस्कृति का निर्माण होने लगा तो बाइजेंटाइन जो साम्राज्य था उसने अपने बंदरगाहों को इटली के साथ पुनर्जीवित करने में योगदान दिया और एक नए मार्ग का निर्माण हुआ चीन के साथ जिसके जरिए रेशम का व्यापार आसानी से किया जा सकता था और इसी रेशम मार्ग की सहायता से इटली को भी अपने देश को आगे बढ़ाने में बहुत कुछ मदद मिली। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने आपको एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में नहीं देखते थे बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह भी मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य तैवारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। अब इस प्रकार से रेशम मार्ग, बंदरगाहों, तट इनके विकसित होने से अब रोम के अंदर नए नए प्रकार के राज्यों का निर्माण होने लगा जिनके नाम आए हैं फ्लोरेंस, वेनिस और दूसरे अन्य कई राज्य। लेकिन ऐसे प्रमुख नगरों का जो शासन था वो कुछ हद तक राजकुमार चलाते थे, अन्य प्रसिद्ध लोग चलाते थे, विद्वान लोग चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवन शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जेनेवा था। जिस प्रकार से नगरों की बात हुई शासन चलाने में, उनमें पहला नाम आता है वेनिस का, दूसरा नाम आता है जेनेवा का। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे, यहाँ पर धर्माधिकारी सामान्य वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे जिसमें नागरिकता की भावना पनपने लगी थी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा तब भी नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। बात करें आगे वेनिस और जेनेवा के शहरों की, तो इस दोनों शहरों की देखा देखी करने के बाद अन्य कुछ दूसरे राज्य बने हैं जिन पर धर्माधिकार सामंत वर्ग शक्तिशाली रूप से शासन नहीं कर पा रहे थे। वो अन्य नगरों की बजाय यहाँ पर गलत तरीके से शासन कर रहे थे और इनकी जगह पर धीरे धीरे जब परिवर्तन आने लगा तो वहाँ पर धनी व्यापारी महाजन ये नगर के शासन में प्रमुख रूप से भागीदारी निभाने लगे। कुछ जगहों पर नगर का शासन सैनिक तानाशाह के जरिए चलाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने सैनिक तानाशाह के रूप में जो शासन किया काफी कुछ हद तक अच्छा किया, इसलिए वहाँ के लोग सैनिक शासन को सहने के बाद में भी अपने को नगर का निवासी कहने में गर्व का अनुभव करते थे। ये दो टॉपिक हमने पढ़े हैं, इनके बारे में आपको जो कुछ समस्या आए वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा कल। यदि इसके बारे में कोई समस्या हो तो वो आप कल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।